So today we will discuss about aptitude and foundational values. For civil services. जिसे कहेंगे सिविल सेवा में अभिरुचि और बुनियादी मूल्य। इसमें मेनली हम लोगों को देखना है कि क्या क्या एप्टीट्यूड और फाउंडेशनल वैल्यूज़ सिविल सर्विसेज में चाहिए होती है। इसके अंतर्गत मेन चीज़ों को हम सिविल सर्विसेज से रिलेट करके पढ़ेंगे कि क्या रोल एथिक्स, मोरल्स, वैल्यूज़ का सिविल सर्विस में होता है। बिकॉज इफ़ यू आर अ सिविल सर्वेंट एंड यू आर नॉट एथिकल तो कोई मतलब नहीं है सिविल सर्वेंट होने का। सिविल सर्वेंट को एथिकल होना चाहिए, उसके अंदर मोरालिटी होनी चाहिए, सही गलत की समझ होनी चाहिए। सी पहली चीज़ आती है व्हाई वैल्यूज़ आर इम्पोर्टेंट। व्हाई जो मूल्य है वो ज़रूरी क्यों है? बिकॉज वैल्यूज़ आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड इंस्ट्रूमेंटल इन डिटरमाइनिंग, guiding and informing the behavior। मतलब वैल्यूज़ जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं, गाइड करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं बिहेवियर को। ये इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्पॉर्टेंट इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं ये, जो वहाँ के लोगों को, जो भी उसमें काम कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को डिटरमाइन करें, गाइड करें, इन्फॉर्म करें उनके बारे में। क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक इंस्टीट्यूशन का अलग कल्चर होता है। तो बिहेवियर डिपेंड्स ऑन कल्चर। बिहेवियर कैसा रहेगा ये वहाँ के कल्चर पर डिसाइड करता है, और कल्चर को ठीक करने के लिए वैल्यूज़ होनी चाहिए। कल्चर जैसा है वैसा चल रहा है, उस वैसा चलता रहे, उसको इंश्योर करने के लिए यू शुड हैव सम वैल्यूज़। अब अगर हम यहाँ सिविल सर्विसेज में बात करें, फॉर सिविल सर्विसेज adherence to high level public service values can generate substantial public trust. That is very important. Generate substantial public trust. अगर हम लोग सिविल सर्वेंट हैं तो पब्लिक का ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आज आम नागरिक अगर उसका सिविल सर्वेंट पर ट्रस्ट नहीं है तो सिविल सर्वेंट जिसका मेन काम होता है पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करना, नहीं कर पाएगा। आज शहर में कोई दिक्कत है, इंसर्जेंसी है, और मुझे मेरे ज़िले के डीएम पे ट्रस्ट नहीं है, तो मैं डीएम ऑफिस जाऊंगा ही नहीं। कोई दिक्कत है हो रहने दूंगा, मेरे को पता रहेगा कि यार कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मेरे ज़िले का कलेक्टर तो कुछ करता ही नहीं है। मान लीजिए कोई बीपीएल कार्ड धारक हैं, उनको जो है सस्ता अनाज नहीं मिल रहा, और उन्हें अपने सिविल सर्वेंट पे कोई ट्रस्ट नहीं है, वो नहीं जाएंगे उनके पास मदद मांगने। और मदद मांगने नहीं जाएंगे तो जो पॉलिसी है कि बीपीएल कार्ड धारक को सस्ते में अनाज मिले, वो मिलेगा नहीं। पब्लिक ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है।
और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है जनता का अपने सिविल सर्वेंट पे। एंड दीज वैल्यूज़ विल हेल्प इन डिसीजन मेकिंग डिलेमास। जब भी, और ऐसा बहुत देखने को मिलता है, सिविल सर्वेंट्स की लाइफ में डिसीजन मेकिंग डिलेमास बहुत आते हैं। आदमी जो है वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि वो किस तरफ जाए। वो अपनी फैमिली, अपने पास पड़ोस के लोगों का चूज़ करे या अपनी सर्विस जिसके लिए वो सिलेक्ट होकर आया है, जिसके लिए शपथ उसने ली है सिलेक्शन के टाइम, उसको बनाए रखे। बट जिस व्यक्ति की वैल्यूज़ स्ट्रांग होंगी वो करप्शन, इम्पार्शियलिटी की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता रहेगा कि नहीं क्या सही और क्या गलत। जैसे हम बच्चों में अगर कुछ गलत करते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, उसमें क्या वैल्यूज़ डाले गए हैं। ऐसी चीज़ें हमें सिविल सर्वेंट्स के अंदर भी देखने को मिलती है। जिस सिविल सर्वेंट की वैल्यूज़ अच्छी होती हैं वो डिसीजन मेकिंग डिलेमास को डील कर लेता है, जिसकी नहीं होती हैं वो उन चीज़ों में चला जाता है, करप्शन, इम्पार्शियलिटी, डिसऑनेस्टी एक्सेट्रा। Because in spite of enactment of laws, rules, regulations, civil servant has to ensure what? Impartiality, honesty, devotion. Impartiality, honesty, devotion. सिविल सर्वेंट को इम्पार्शियल होना चाहिए। अगर उसके अंदर वैल्यूज़ नहीं है वो इम्पार्शियल नहीं होगा, पार्शियलिटी करेगा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। ऑनेस्ट नहीं रहेगा, धांधलियाँ करेगा और अपनी सर्विस के प्रति डिवोट नहीं रहेगा। वैल्यूज़ नहीं है तो खुद के लिए डिवोट हो जाएगा। जब जो वैल्यूज़ हैं उनको डिटेल में देखेंगे तब बात करेंगे कि कैसे कैसे दिक्कतें आती हैं और क्या क्या दिक्कतों से व्यक्ति बचना चाहिए। वैल्यूज़ क्या होती हैं, सिविल सर्विस में क्या क्या ज़रूरत रहती है, आगे देखेंगे हम। इसके लिए एक बहुत फेमस कोट है ऑटो किर्चीमैन का। ऑटो किर्चीमैन कहते हैं, नो सुपरविजन फ्रॉम अबव कैन बी एज इफेक्टिव एज एन ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑन द माइंड्स। नो सुपरविजन फ्रॉम अबव कैन बी एज इफेक्टिव एज एन ऑटोनॉमिक कंट्रोल ऑन माइंड। आप बाहर से कितना भी सुपरविज़न कर लो वो उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता जो लोगों के माइंड पे ऑटोमेटिक कंट्रोल से आता है। जैसे कोई कितना भी अच्छा टीचर हो, पेरेंट्स हो, गार्जियन हो, फ्रेंड्स हो, आप मोटिवेट कर सकते हो किसी को पढ़ाई के लिए, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। आप आज पर बहुत मोटिवेट कर दोगे, कोई दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर आके मोटिवेट कर देगा, व्यक्ति थोड़े टाइम के लिए पढ़ेगा, आज रात बैठेगा पढ़ने, बट ये टेम्पररी रहेगा, कल से सब बैनिश्ड, क्योंकि वो खुद नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि उसका खुद कंट्रोल नहीं अपने माइंड पे। बट जिस बच्चे का माइंड पे कंट्रोल है, जिसको खुद चाहत है कि नहीं पढ़ना है, फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर क्या, एक व्यक्ति मोटिवेट करने वाला क्या, 10,000 व्यक्ति डिमोटिवेट करने वाले भी हों तो भी वो काम कर जाएगा, वो पढ़ाई कर जाएगा। यही बात ऑटो किर्चीमैन ने कही कि अब सिविल सर्वेंट के ऊपर बहुत सारे लॉज बने हुए हैं, लेकिन वो उतने इफेक्टिव नहीं है, ना उतने हो सकते हैं जितना ऑटोमेटिक कंट्रोल एक सिविल सर्वेंट का अपने ऊपर हो सकता है। क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं डिस्क्रिशन की, बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो
थ्योरीज में होती हैं, प्रैक्टिकल में डिफरेंस होता है। तो प्रैक्टिकल वर्किंग में ऑटोमेटिक कंट्रोल ज़्यादा मायने रखता है। रूल्स एंड रेगुलेशन अपनी जगह मायने रखते हैं, बिल्कुल होने चाहिए। बिना रूल्स एंड रेगुलेशन कोई कुछ भी करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, लेकिन आप सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन से पूरी तरह से किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तभी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में ये एथिक्स का, वैल्यूज़ का पेपर है और ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है। नहीं तो क्या ज़रूरत थी, केवल लॉस पढ़ाते। लेकिन नहीं, क्योंकि जहाँ डिस्क्रिशन की बात आएगी वहाँ वैल्यूज़ की बात आएगी। व्यक्ति खुद कितना डिवोट है ये रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं डिसाइड कर सकते, व्यक्ति के वैल्यूज़ डिसाइड कर सकते हैं। ये व्यक्ति का खुद पे ऑटोमेटिक कंट्रोल डिसाइड कर सकता है। इसको लेकर एक और कोट जो बहुत फेमस है वो है मैकेनिक। वो सिविल सर्वेंट के लिए कहते हैं, they must answer to their own conscience, to their own senses of dignity and pride। मतलब सिविल सर्वेंट को खुद ही आंसर करना चाहिए खुद के काम का। आज आप कोई चीज़ सही करते हो, आपका मन करता है अच्छा, दुनिया भले आपको कुछ भी कहे, आपके मन में रहेगा नहीं आज मैंने एक गरीब की मदद की, एक ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद की, अच्छा लगेगा। लेकिन वहीं अगर आप किसी के साथ बुरा कर दो, भले इलीगल ना हो पर अनएथिकल चीज़ें कर दो, मन से लगेगा कि नहीं यार गलत किया। ये चीज़ वैल्यूज़ है। यहाँ पर वैल्यूज़ आपको करेक्ट करेंगी कि अगली बार से आप ये गलत ना करो, अच्छा करो। अच्छा करोगे तो मन को भी अच्छा लगेगा। सो आंसर टू योर ओन कंसाइंस। ओके, now values for civil services. It is a very important heading. Here we need to understand many concepts, many values. इसमें मेनली चीज़ जो बात की हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे सेकंड ARC की। ओके, अकॉर्डिंग टू सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, integrity, dedication, impartiality, political neutrality, anonymity are the hallmarks of an efficient civil servant। किस किस की बात करते हैं? इम्पार्शियलिटी, सिविल सर्वेंट को इम्पार्शियल होना चाहिए हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, अमीर गरीब छोटा बड़ा कुछ नहीं। अगर आप सिविल सर्वेंट हो, आपके ऑफिस में दो लोग आते हैं, एक बहुत अमीर है, एक गरीब है, एक का स्टेटस बहुत अच्छा है, एक का नहीं है, एक पावरफुल है, एक नहीं है, दोनों की समस्या एक जैसी है, लेकिन आप जो अमीर है उसको तो बोलते हो कि हाँ भाई आओ आपकी समस्या का हल करते हैं, क्योंकि अगर आप उसकी समस्या का समाधान करोगे तो आप उससे अलग टाइप के बेनिफिट्स ले सकते हो, अनएथिकल बेनिफिट्स ले सकते हो। वहीं एक गरीब आता है और गरीब का आप काम टाल देते हो, बोलते हैं यार इसकी मदद करने से मेरा क्या होगा, तो ये पार्शियलिटी हुई। अब पार्शियल होगा एक अमीर और गरीब का जस्ट बिकॉज ऑफ योर ओन बेनिफिट, कि मैं उससे अनएथिकल इलीगल बेनिफिट्स लूँगा किसी अमीर से और मैं उसका काम कर रहा हूँ, ये बहुत गलत है। तो इम्पार्शियल होना चाहिए। दूसरा, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। A civil servant should be politically neutral, irrespective of which ideology he supports। आप किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हो, वैसे तो सिविल सर्वेंट को करना नहीं चाहिए, बट मन से आप किसी को सपोर्ट करते भी हों, बट आपकी वर्किंग में वो नहीं होना चाहिए। सपोज
गवर्नमेंट किसी पार्टी की है और आप जानबूझ के दूसरी पार्टी पर के विरुद्ध अनएथिकल एक्शंस ले रहे हो, गलत है। या सपोज आप किसी ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के पर्सन के खिलाफ काम कर रहे हो जस्ट बिकॉज उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आपके मन में जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बैठी है उसके अगेंस्ट है और इसीलिए आप उस पर एक्शंस ले रहे हो, वो गलत है। कोई भी आपकी आइडियोलॉजी हो, मन से वर्किंग में तो होनी ही नहीं चाहिए। आपको पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना चाहिए। आपका काम केवल और केवल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद पॉलिटिक्स। That's why civil servant should be politically neutral. That's why you're permanent executive. स्थायी कार्यपालिका है. That's why you are a bureaucrat, not a politician. ये और भी इसमें कई सारी बातें उन्होंने बताई हैं जिसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। एक और चीज़ उन्होंने बताई है डेडिकेशन। That a civil servant should work with full dedication. अपने सर्विस के प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेट आ रहे हैं लेट और जल्दी जा रहे हैं कि हाँ खाना पूर्ति हो रही है। ऐसे अधिकारी होते हैं डिपार्टमेंट में, आप कई दफ्तर में गए होंगे गवर्नमेंट के, आपको पता होगा। कुछ लोग बिल्कुल टाइम पे आते हैं, टाइम पे काम करते हैं। कुछ लोग कभी भी आ रहे हैं, जब देर से जा रहे हैं जल्दी। नो, दैट इज़ नॉट गुड। अ सिविल सर्वेंट शुड बी डेडिकेटेड सर्विस। और कौन कौन सी चीज़ें हैं सिविल सर्विसेज के लिए, हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, next is not first of all, we have already discussed 3. Next is honesty. A civil servant should be honest. क्या काम हुआ, कितना हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, सारी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए आपकी। जो सीक्रेट सी है उसको हटा के बात कर रहा हूँ। ऑनेस्ट पर्सन शुड बी, क्योंकि ऑनेस्टी से जो काम करता है वो बिना डरे काम करता है, ईमानदार होता है। अगर आप ऑनेस्ट ऑफिसर हो तो आप किसी से डरोगे नहीं। करप्ट हो, डर के काम करोगे, कहीं यार कंप्लेन ना हो जाए, कुछ हो जाए। ऑनेस्ट हो, बोले होने दो कंप्लेन, आई नो आई एम ऑनेस्ट, नोबडी कैन डू एनीथिंग। ये होता है ऑनेस्टी। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सी, अपना डिस्क्रिप्शन लास्ट में लगेगा। सबसे पहले अगर कोई सिविल सर्वेंट करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के हिसाब से काम करेगा। अगर कहीं भी डिलेमा में आएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, देन लॉ, देन रूल्स एंड रेगुलेशन, देन योर डिस्क्रिप्शन। हमेशा लॉ का रिस्पेक्ट करेंगे। नेवर वायलेट लॉज बिकॉज यू आर द वन हु इज इम्प्लीमेंटिंग। अगर सिविल सर्वेंट ही लॉ का, जो लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहा है वही लॉ को ब्रेक करेगा, व्हाट मैसेज, जनता को क्या मैसेज जाएगा। नेक्स्ट इज accountability. A civil servant should be accountable to the people. जनता की सेवा के लिए है। जनता बहुत अपेक्षा लेकर एक सिविल सर्वेंट के दफ्तर में आती है तो उसको जवाब देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के यहाँ पर कुछ समस्या है तो हल क्यों नहीं हो रही, उसको जवाब देना चाहिए। जैसे किसी को सरकारी योजना का पैसा मिल नहीं रहा तो उसको इस बात की जानकारी मिलनी चाहिए कि उसको पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। किसी व्यक्ति को अगर राशन नहीं मिल रहा सरकारी राशन की दुकान से तो उसको उस बात की जानकारी दो, क्यों नहीं मिल रहा, आप जवाब दे हैं उस चीज़ के लिए। अकाउंटेबिलिटी,
और जो अकाउंटेबल होता है ना, जनता की नज़र में उस ऑफिसर की इज्जत होती है। जनता को लगता है कि नहीं, हमारे कलेक्टर हैं, आज जाते हैं तुरंत काम होता है। ये चीज़ें होनी चाहिए। अब ऐसे और भी कई सारे वैल्यूज़ हैं, जैसे इसमें हम लोग बात करें तो एक है अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनको किसी भी प्रकार के कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं फंसना चाहिए। उनका अपने इंटरेस्ट से काम ना करके जनता के इंटरेस्ट पे काम करना चाहिए। हमें सबको इस तरह से डील करना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट कभी हमारे काम के बीच में ना आ जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव। इसके बाद में और भी हम अभी वेरियस रिपोर्ट्स की जो डिस्कस करेंगे, तो हम और भी सारे वैल्यूज़ को डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज वैल्यूज़ एंड पब्लिक वैल्यूज़। मूल्य क्या है और सार्वजनिक मूल्य क्या है, इस चीज़ ये हमको पता होना चाहिए। सी, वैल्यूज जनरली रिफर्स टू द वर्थ ऑफ समथिंग। मतलब मूल्य क्या है, जो किसी वस्तु की, किसी चीज़ की हम उपयोगिता के संदर्भ में बात करते हैं, या मूल्य हम इसको कहेंगे जो हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो आवश्यकता है, उनकी पूर्ति कर दे, उनको हम वैल्यूज़ कह देंगे, वैल्यू कह देंगे। बट इन गवर्नमेंट, public value refers to an appraisal of what is created and sustained by government on behalf of the public. तो जो पब्लिक वैल्यूज हैं उसका निर्धारण आम जनता करती है। Just like Moore said that the aim of managerial work in public sector is to create public value, just as aim of managerial work in private sector is to create private value. पब्लिक सेक्टर पब्लिक वैल्यू क्रिएट करने के लिए काम करता है और प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट वैल्यू के लिए। नाउ पब्लिक वैल्यू इज क्रिएटेड व्हेन पॉलिसी एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज आर पॉलिटिकली लेजिटिमेट, फीजेबल, सस्टेनेबल, ऑपरेशनली पॉसिबल, प्रैक्टिकल। मतलब जनता, हम पब्लिक वैल्यूज तब सही मानेंगे जब जनता के लिए वो सरल हों, ईजी टू एक्सेस हों, फीजेबल हों। पब्लिक वैल्यूज़ तब पब्लिक वैल्यूज़ होंगे जब पब्लिक को, जो गवर्नमेंट की बनाई पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट ने पब्लिक को जो देने के लिए किया है, वो पब्लिक तक सही ढंग से पहुँचे, जिससे पब्लिक को लास्ट में फ़ायदा हो। ऐसा नहीं कि कोई पॉलिसी बनती है और सारा फ़ायदा जो है ऊपर ही लोग ले जाते हैं, लास्ट में जिस आम नागरिक तक वो पहुँचनी थी वो पहुँच ही नहीं पाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज पब्लिक वैल्यूज प्लूरलिज्म।
Now, what is public values pluralism? It suggests that several values and value orientations can simultaneously exist in society, all of which may be equally valid, correct, and fundamental. मतलब ये है कि एक ही सोसाइटी में कई सारे जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यू ओरिएंटेशंस हैं, वो एक ही टाइम में एग्जिस्ट कर सकती हैं, जो सारी ही वैलिड भी होंगी, सारी ही करेक्ट भी होंगी, ठीक है, और सारी ही फंडामेंटल भी होंगी। इसमें बस मेन चीज़ ये है कि ये सब साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे एक ही सोसाइटी में। जैसे अगर हम लोग बात करें कि मैनी पब्लिक वैल्यूज़ हैं such as impartiality and lawfulness on one hand and efficiency and effectiveness on the other hand that might be considered to be instinctively coordinatory or even hybrid to civil servants. मतलब हमें सिविल सर्वेंट से ये उम्मीद रहती है कि वो अपना काम जो है इम्पार्शियल होकर, लॉफुल होकर भी करेंगे, और हमें उनसे ये भी रहती है कि हम उनकी स्वतंत्रता और समानता, इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सब चीज़ों पर भी बात करेंगे। वो भी ऐसा भी नहीं होना चाहिए उनकी पूरी फ्रीडम ही ख़त्म हो जाए। तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक ही साथ एक ही सोसाइटी में दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। इसे कहा जाता है पब्लिक वैल्यू pluralism. Now, next is aptitude. See, there are two terms, aptitude and attitude. We will discuss what is the difference. Now, aptitude. Aptitude is a component of competency to do a certain kind of work at certain level, which can also be considered as talent. मतलब आप कितने कॉम्पिटेंट हैं एक सर्टेन लेवल पे एक सर्टेन वर्क करने के, ये टैलेंट जिसे कहा जाता है। कॉम्पिटेंसी देखी जाती है इसमें आपकी। काय के लिए कॉम्पिटेंसी देखी जाएगी? टू डू सर्टेन वर्क एट सर्टेन लेवल। एक सर्टेन लेवल पे सर्टेन वर्क आप कैसा करते हो, उसे कहा जाता है एप्टीट्यूड। आप कितने क्विक हो, जो आप सक्सीड कर रहे हो एक फील्ड ऑफ एक्टिविटी में, उसे कहा जाता है एप्टीट्यूड। अब एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड में क्या होता है? एटीट्यूड इज द मैनर, डिपोजिशन, फीलिंग, पोजीशन एक्सेट्रा विद रिगार्ड टू अ पर्सन और थिंग। एटीट्यूड मतलब उसका मैनर कैसा है आपका, मैनर आपका डिस्पोजिशन कैसी है, फीलिंग, पोजीशन, ये सब कैसे हैं किसी पर्सन या थिंग के रिगार्डिंग, ये आपके एटीट्यूड के द्वारा डिसाइड किया जाता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? एटीट्यूड हैज टू डू विद कैरेक्टर, while aptitude has to do with competency. के एटीट्यूड कैरेक्टर से डील करता है और
एप्टीट्यूड कॉम्पिटेंस पे डील करता है। जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटर है जो बहुत बढ़िया है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, बट उसके अंदर टेंडेंसी है, और टेंडेंसी हो सकती है प्रोक्रेस्टिनेशन की, तो वो बहुत अच्छा है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, उसका एप्टीट्यूड पार्ट है, लेकिन वो प्रोक्रेस्टिनेट करता है किसी चीज़ को, ये उसका एटीट्यूड पार्ट है। टैलेंट तो है उस बंदे में, he has talent to do great work in dealing problems, but he do procrastinate the things, so he can't implement his talent. So talent होना is his aptitude, and प्रोक्रेस्टिनेट कर देना अपने डिसीजंस को, काम ही नहीं करना, ये उसका एटीट्यूड है। सो यहाँ से हमको समझ में आया एप्टीट्यूड टैलेंट कॉम्पिटेंसी पे डिपेंड करता है, वही एटीट्यूड उसके कैरेक्टर मैनर डिपोजिशन पे डिपेंड करता है। नाउ एट्रीब्यूट्स टू अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट हेडिंग, एट्रीब्यूट्स of a good administrator. इसमें हम लोग मेन देखेंगे, there is a very famous book, very famous report by Paul H. Appleby. That report was published in 1961. The report named as Public Administration for a Welfare State. Public Administration for a Welfare State. एक वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चले, उसके लिए पॉल एच एप्लेबी ने एक रिपोर्ट पारित की थी 1961 में, जिसका नाम ही रखा गया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ वेलफेयर स्टेट। उसमें उन्होंने कुछ एट्रीब्यूट्स बताए एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर के, कैसे एक अच्छा प्रशासक होना चाहिए, उसके अंदर क्या वैल्यूज होनी चाहिए, क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, ये उन्होंने बताया। सबसे पहला होना चाहिए उसके अंदर विलिंगनेस टू assume responsibility, मतलब करेज होना चाहिए टू लीड इन फ्रंट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कायम करने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए का करेज होना चाहिए। कुछ अच्छा हुआ, हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हाँ ये योजना बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हुई, ये बहुत अच्छा हो गया, सक्सेस मिल गई इस प्रोजेक्ट में, मेरे कारण हुआ, आई वॉज द लीडर। वहीं कुछ गलत हो गया, प्रोजेक्ट फेल हो गया, सबऑर्डिनेट को दे दिया, अरे ऐसी गलती से हुआ, ये एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कहलाता। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? हाँ, लीड फ्रॉम फ्रंट, मतलब गलती हुई सबके सामने, मीडिया के सामने आके बोलना हाँ मेरी गलती थी, इस बार फेल हुए, अगली बार मेहनत करेंगे, ये होता है। Now next is steadily enlarging ability to deal with more problems. अब एक सिविल सर्वेंट की लाइफ में प्रॉब्लम्स तो बहुत आती हैं, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स आती हैं, डिलेमास आते हैं, ओवरबर्डन वर्क का प्रॉब्लम आती है, पॉलिटिकल प्रेशर की प्रॉब्लम आती है, सीनियर्स के प्रेशर की प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे डील करना है, ये सिविल सर्वेंट को आना चाहिए। नेक्स्ट है
स्ट्रॉन्ग बैंड टुवर्ड्स एक्शन, अपने एक्शंस के प्रति उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी ही चाहिए, उसके अपनी लाइकिंग होनी चाहिए कि हाँ मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस कारण से कर रहा हूँ। तब जाके एक सिविल सर्वेंट का वर्क अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट इज गुड लिसनर। You can't be a better administrator if you're not a good listener. If you want to be great, first of all, just become a good listener. जब तक आप अच्छे लिसनर नहीं हो, जब तक आप किसी प्रॉब्लम समझोगे नहीं तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे। प्रॉब्लम्स को सुनिए। और आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपके पास एडवाइज़र भी होंगे, तो जो एडवाइज़र हैं उनकी एडवाइस को समझने के लिए, सुनने के लिए एक अच्छा लिसनर होना ज़रूरी है। जब आप किसी प्रॉब्लम को अच्छे से सुनेंगे और लोगों की एडवाइस अच्छे से सुनेंगे, तब एक अच्छा एनालिसिस कर पाएंगे, और एक अच्छा एनालिसिस कर पाएंगे तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। बिकॉज विदाउट एनालाइजिंग द प्रॉब्लम यू कांट सॉल्व द प्रॉब्लम। इफेक्टिव विद पीपल, इफेक्टिव नज़र आना चाहिए पीपल के बीच, कि हाँ पीपल को लगना चाहिए कि हाँ हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो इफेक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, हमारे काम पूरे हो रहे हैं। कैपेसिटी टू बिल्ड हिज ओन स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को बिल्डअप करता रहे वो, उसके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आए और सो गए दफ्तर में। ऐसा काम करने वालों का कोई जिनमें स्ट्रेंथ नहीं होती वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कहलाएंगे। आप खुद सोचिए, ऐसे ऑफिसर हैं जो किसी की सुनते नहीं, आते सोते रहते हैं, काम नहीं करते। कैपेसिटी टू यूज हिज इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज, हर ऑफिसर्स के पास अपने रिसोर्सेज होते हैं, अपनी मैन पावर होती है, उनके पास अपने राइट्स होते हैं, उनके अंडर बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। उनको किस तरह इफेक्टिवली यूज़ करता है वो होना चाहिए। जैसे बहुत सारे ऑफिसर, हर डीएम के पास सेम मैन पावर होती है, लेकिन आप देखो कुछ डीएम इतना काम करते हैं, जनता जानती है, नाम रहता है शहरों में, उनके जाने के 10-10 साल बाद तक लोग याद रखते हैं। वहीं कुछ कब आए गए पता नहीं चलता। रिसोर्सेज दोनों के पास सेम थे, किस तरह उसको यूज़ करना ये आपको पता होना चाहिए। जैसे सेम रिसोर्सेज बहुत सारे एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, कुछ सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, क्यों? किस तरह आपने यूज़ किया ये मायने रखता है। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग यूजिंग पावर और अथॉरिटी फॉर देयर ओन सेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी अपनी अथॉरिटी, अपने पावर का खुद के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। यही तो एक सिविल सर्वेंट की खूबी है। अगर आप खुद के लिए यूज़ करेंगे, यू विल बिकम ग्रीडी। You should live like a monk and work like a horse. ओके, मैं काम करो ज़बरदस्त, लेकिन खुद के लिए नहीं करना है, ये ड्यूटी है उसके लिए। अ गुड टीम वर्कर, टीम वर्क उसको बहुत अच्छा आना चाहिए, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट अकेले काम नहीं करता, खासकर जो ऑफिसर्स होते हैं अकेले नहीं करते, खुद भी टीम को लीड करना है। अगर आप टीम वर्क नहीं कर पा रहे, अच्छे से काम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, आप अकेले कैसे काम करोगे? आपको पूरे ज़िले में हर डिपार्टमेंट को देखना है, आपकी टीम बिल्कुल बिखरी हुई है, हर काम को खुद जाके देख पाओगे? कोशिश करके देख लो, नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। टीम वर्क, काम को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करो, उनका सुपरविजन कैसे करो, ये होना चाहिए। टीम को आपस में लेके चलो, बिकॉज अ कैप्टन शुड बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। जो कैप्टन है
उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा आना चाहिए। ये कैप्टन अकेले टीम को नहीं जिता सकता, कैप्टन को टीम वर्क कराना आना चाहिए। और लास्ट है गुड इनिशिएटर, किसी काम को अच्छी तरह से इनिशिएट करना चाहिए। कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपका काम इनिशिएट अच्छे से हो गया तो आप उसको लास्ट तक ले जाओगे। आगाज़ अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। इस चीज़ को आपको देखना है। So here we have done the attributes and values, aptitude and values, foundational values for civil services, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की। हमने वैल्यूज़ क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं ये पढ़ा। हमने देखा कि सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने कौन कौन से वैल्यूज़ बताए हैं एक सिविल सर्वेंट के लिए। हमने देखा वैल्यूज़ एंड पब्लिक वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस होता है, पब्लिक वैल्यू प्लूरलिज्म क्या होता है, ये हमने इस चीज़ को डिस्कस किया। हमने एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के बीच का डिफरेंस को डिस्कस किया। और लास्ट में हमने पॉल एच एबली की जो रिपोर्ट थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर वेलफेयर स्टेट, उसमें गुड एडमिनिस्ट्रेटर के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या वैल्यूज़ उसमें होनी चाहिए, उसको डिस्कस किया। So here we have completed aptitude and foundational values in ethics GS paper 4. मेन क्वेश्चंस इसी से आते हैं। एथिक्स, मोरल्स, वैल्यूज़, ये सब तो पता होने चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चंस का फेवरेट हम पोर्शन देखें एग्ज़ाम्स का, तो एथिक्स में जो क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं वो सिविल सर्विसेज से रिलेट करके ही एथिक्स, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इन सब से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सिविल सर्विसेज से रिलेट करके ही आएंगे। वैल्यूज से जो क्वेश्चन आएंगे सिविल सर्वेंट से रिलेट करके ही आएंगे, क्योंकि ये कोई फिलॉसफी का पेपर नहीं है, ये एथिक्स का पेपर है। और सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में इसको इंक्लूड किया गया है, तो सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ना चाहिए। ओके, सो अब आगे देखेंगे, अगली बार बात करेंगे किसी और टॉपिक पे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।